हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल एम्परर। यहाँ हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने बंगाल की दीवानी ले ली थी मुगल एम्परर से। इस दीवानी का ब्रिटिश एम्पायर को काफ़ी मदद हुआ था और वो लोग अब डायरेक्टली बंगाल के रेवेन्यू से अपने बिजनेस को चला पाते थे। The company becomes the Diwan. On August 12, 1765, the Mughal emperor appointed the East India Company as the Diwan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indians as witnesses. But in the painting above, the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. तो जनरली हुआ क्या होगा कि जो दीवानी दी गई होगी वो एक छोटे से टेंट में दी गई होगी और कुछ ही लोग उसके विटनेस होंगे, लेकिन यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने इसे ऐसे पिक्चराइज किया है जैसे ये कोई बहुत बड़ा इवेंट था और ये एक बड़े से हॉल में कई सारे लोगों के प्रेजेंस में हुआ था। ये दिखाता है कि कैसे उस समय के लोग पेंटिंग्स को मैनिपुलेट करते थे अपने आप को ग्रेट दिखाने के लिए। As Diwan, the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administering the land and organizing its revenue resources. तो अब क्योंकि बंगाल की दीवानी मिल गई थी ब्रिटिशर्स को, इसीलिए उन्हें अब बंगाल को एडमिनिस्टर करने के बारे में भी सोचना था। वो पहले सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बनकर काम कर रही थी, लेकिन अब उसके पास काफ़ी सारी ज़मीन, काफ़ी सारा रेवेन्यू था जिसे उसे ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचना था, एक्शंस लेने थे। This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. Over the years, the company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who had in the past ruled the countryside and enjoyed authority and prestige. Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. तो यहाँ एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ब्रिटिशर्स को फेस करने पड़े थे शुरुआती सालों में। उन्हें जो वहाँ के पुराने कंट्रीसाइड को रूल करने वाले लोग थे उन्हें पैसिफाई करने की, मतलब उन्हें शांत करने की ज़रूरत थी ताकि वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट्स, रिवोल्यूशंस न करें। Revenue for the company. The company had also become the Diwan, but it still saw itself primarily as a trader. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. Within 5 years, the value of goods bought by the company in Bengal doubled. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भले कंपनी को वहाँ बंगाल और बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी, लेकिन वो खुद को अभी तक एक एडमिनिस्ट्रेटर के रोल में नहीं देख पाई थी। ये हम लोग लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे कैसे डुअल गवर्नमेंट सेटअप कर दी गई थी, क्योंकि कंपनी टेरिटरीज पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं चाहती थी। कंपनी खुद को एक ट्रेडर मानती थी और वो चाहती थी कि उसे एक ट्रेडर को जो भी चीज़ें चाहिए जैसे हाई इनकम और कम दामों में जो प्रोडक्ट्स मिल जाएं, ऐसी चीज़ों पर ही कंपनी का ज़्यादा ध्यान रहा था। Before 1865, the company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export. जैसा हमने इस बारे में भी लास्ट चैप्टर में बात किया था कि पहले कंपनी को सारा अपना गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करना पड़ता था ब्रिटेन से, ताकि वो यहाँ इंडियन मर्चेंट्स को, वीवर्स को पे कर सके फाइन सिल्क और क्लॉथ खरीदने के लिए। लेकिन अब बंगाल से ही जो आने वाला रेवेन्यू था उसकी मदद से ही कंपनी सारी चीज़ों को खरीद पा रही थी। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. Peasants were unable to pay the dues that was being demanded from them. Artisanal production was in the decline, and agricultural cultivation showed signs of collapse. Then, in 1770, a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. तो ये दिखाता है कैसे बंगाल, जो कि एक रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया हुआ करता था ब्रिटिश रूल के पहले, वो पूरी तरह से बर्बाद होना शुरू हो गया था।
ब्रिटिश कंपनी जो थी वो चाहती थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले और उसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का भार भी नहीं झेलना पड़े। इसीलिए वो अपनी रेवेन्यूज बढ़ाती गई बिना लोगों के बारे में सोचे, और इससे एक ऐसा फेमिन आया जिससे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन खत्म हो गई बंगाल की भूख के मारे। इसके साथ ही जो आर्टिजन्स रहते थे बंगाल के विलेजेस में, वो भी अपने विलेजेस को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो उनसे कम दामों पर उनके प्रोडक्ट्स खरीदने को उन्हें फोर्स करती थी। A weekly market in Murshidabad in Bengal, peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during times of economic crisis. तो मुर्शिदाबाद एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहा है बंगाल की पॉलिटिक्स का उस टाइम के। मुर्शिदाबाद कैपिटल भी रहा था उस समय के नवाब्स का, और मुर्शिदाबाद के ही एक मार्केट का यहाँ पर सीन दिखाया गया है, कैसे वहाँ अलग अलग आर्टिजन्स और ट्रेडर्स आते थे, लेकिन जब बंगाल की इकोनॉमी खराब हो गई तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। The need to improve agriculture. If the economy was in ruins, could the company be certain for its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. तो ब्रिटिशर्स को अभी भी लोगों की जान की परवाह नहीं थी। उन्हें ये लगा कि अगर ऐसी ही इकोनॉमिक स्थिति खराब रही तो उनके अपने रेवेन्यू कम हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें लगा कि अब लैंड को इम्प्रूव करने का समय आ गया है और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, the company finally introduced the permanent settlement in 1793. By the terms of the settlement, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindars. They were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. The amount to be paid was fixed permanently, that is, it was not to be increased ever in future. It was felt that this would ensure a regular flow of revenue into the company's coffers and at the same time encourage the zamindars to invest in improving the land. Since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindar would benefit from increased production of the land. तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ सोचा कि वो जो पहले के राजा और तालुकदार हुआ करते थे उन्हें जमींदार की उपाधि दे दी। ब्रिटिश लोगों ने उस लैंड से कलेक्ट होने वाले रेवेन्यू को हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। इसका मतलब है कि जो जमींदार पेमेंट करेगा वो हमेशा के लिए फिक्स रहेगा और जितना भी वहां का प्रोडक्शन बढ़ेगा वो जमींदार के पास आ जाएगा। ये एक काफी एफिशिएंट सिस्टम लगा उस समय के ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि इससे जमींदार्स को भी इंसेंटिव्स मिलते लैंड की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और ब्रिटिश को भी एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रेवेन्यू मिलता रहता हमेशा। कॉर्नवालिस was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. ये लाइन साइड में दी हुई है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे जब ये परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में। The problem. The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindars were in fact not investing in the improvement of land. The revenue that had been fixed was so high that the zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindaris were sold off at auctions organized by the company. By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices in the market rose and cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed permanently. Even then, the zamindars did not have an interest in improving the land. Some had lost their lands in the earlier years of settlement. Others now saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as the zamindars could give out the land to the tenants and get rent, they were not interested in improving the land. तो यहाँ एक काफ़ी बड़ी दिक्कत इमर्ज होकर आई। ज़मींदार्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा लैंड की इम्प्रूवमेंट करने में, क्योंकि ज़मींदार सोच रहे थे क्योंकि जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया है तो आखिर वो इन्वेस्टमेंट क्यों करें। जब रेवेन्यू उतना ही कलेक्ट किया जाएगा साल दर साल तो उन्हें एक इनकम मिल गई है और वो और ज़्यादा इनकम बढ़ाने के लिए रिस्क नहीं करना चाहते थे अपनी प्रीवियस इनकम को। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो शुरुआती रेवेन्यू सेट किया गया था वो काफ़ी हाई था, जिसके कारण ज़मींदार्स को काफ़ी दिक्कत होती थी इसे पे कर पाने में, और कई सारे ज़मींदार्स की ज़मींदारी को बेच देती थी कंपनी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये ज़मींदार्स अब इनएफिशिएंट रह गए हैं और वो अब ज़मींदारी को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे कोलब्रुक ऑन बंगाल रियॉट्स के बारे में बात की गई है। यहाँ पर
ये पॉइंट ब्लू बॉक्स में दिया गया है, ये मेनली एक हम कह सकते हैं अकाउंट है उस समय के एक आदमी का, जिसे आप पढ़ सकते हैं उस समय की सोसाइटी के डीप इनसाइट को जानने के लिए। अगला हम लोग चलते हैं। On the other hand, in the villages, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high, and his right to land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the moneylender, and when he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated for the generations. तो स्मॉल पेजेंट्स पर ये काफ़ी अत्याचारी सिस्टम साबित हुआ, और जो स्मॉल पेजेंट्स थे उन्हें दिक्कत होने लगी ज़मींदार को पेमेंट करने में। वो लोग मनी लेंडर से लोन लेने लगे, और जब वो लोन नहीं चुका पाते थे तो उनकी ज़मीन को बेच दिया जाता था। यहाँ पर हम लोग डेट ट्रैप का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये डेट ट्रैप आज की ज़माने में भी उतना ही रेलिवेंट है, और इसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे चलकर। अगला है, a new system is devised. By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. How could revenues be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? तो यहाँ देखा गया कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जो रेवेन्यू आता था उन लैंड से वो तो फिक्स्ड कर दिया गया था। तो कंपनी ऑफिशियल्स को लगा कि ये सिस्टम किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा रहा है और उन्हें एक नया सिस्टम बनाने की जरूरत है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, most areas are now in Uttar Pradesh, an Englishman called Holt Mackenzie devised a new system which came into effect in 1822. ये आप याद रखें कि इस सिस्टम को होल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था उत्तर प्रदेश के जो अभी के लैंड्स हैं उनमें। उस समय बंगाल के जो प्रोविंस थी वो काफ़ी बड़ी थी, उनका बॉर्डर्स काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था, और वहाँ के ज़्यादातर लैंड्स अब उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. Under his directions, collectors went from village to village, inspecting the land, measuring the fields, recording the customs and rights of different groups. The estimated revenue of each plot within a village was added up to collect the revenue that each village महल had to pay. तो एक विलेज को महल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, और जो कलेक्टर्स थे वो विलेज से विलेज घूमते थे विलेज के रेवेन्यू को फिक्स करने के लिए, लैंड का मेजरमेंट, वहाँ के कस्टम्स, ड्यूटीज, सभी चीज़ों को समझकर ऐसे अमाउंट को फिक्स करते थे जिसे पूरा महल मतलब पूरा विलेज मिलकर पे कर सके। The demand was to be revised periodically, not permanently fixed. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to be known as Mahalwari settlement. तो इस सिस्टम को महलवारी सेटलमेंट कहा गया, और यहाँ जमींदार्स के रोल को कम किया गया, और जो विलेज हेडमैन थे मतलब जो विलेज के सरपंच हुआ करते थे उस समय के, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस रेवेन्यू को, पूरे विलेज के रेवेन्यू को पे करें। अगला है द मुनरो सिस्टम। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन सदर्न स्टेट देयर वाज अ सिमिलर सिस्टम मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। The new system that was devised came to be known as the Ryotwar or Ryotwari. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken by the company after the wars with Tipu Sultan. टीपू सुल्तान के साथ लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, और उन्हीं रीजन्स में इस रियोटवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था इस कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। Subsequently developed by Thomas Munro, the system was gradually extended all over South India. इसीलिए इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम कहा जाता है। Reed and Munro felt that in South there were no traditional zamindars. The settlement, they argued, had to be made directly with the cultivators, ryots, who had tilled the land for generation. Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as paternal father figures protecting the ryots under their charge. तो उन्होंने डिस्कवर किया कि जैसा जमींदारी का सिस्टम रहा था नॉर्थ इंडिया में कई सालों से, ऐसा कोई भी सिस्टम साउथ इंडिया में नहीं पाया जा सकता था। इसका मेन कारण था कि जो मुगल एम्पायर का इन्फ्लुएंस था वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था, और साउथ इंडिया में ज़्यादातर इंडिपेंडेंट किंगडम्स ही एग्जिस्ट करते थे कई सालों तक। इसीलिए जो ज़मींदारी सिस्टम मुगल्स या उनके पहले दिल्ली सल्तनत में इंट्रोड्यूस किया गया था नॉर्थ इंडिया में, ऐसे सिस्टम साउथ इंडिया में प्रिवेल नहीं करते थे। साउथ इंडिया में डायरेक्टली कल्टीवेटर से बात करने की बात कही मुनरो और रीड ने, और ऐसे ही सिस्टम को रियोटवारी सिस्टम कहा गया। यहाँ पर ब्रिटिश एक पैटर्नल फादर फिगर के रूप में खुद को देख रहे थे।
All was not well. Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. Driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand. Peasants were unable to pay, riots fled the countryside, the villages became deserted in many regions. Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasants into rich, enterprising farmers, but this did not happen. तो हुआ क्या कि जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रेवेन्यू के रेट्स काफ़ी ज़्यादा कर दिए, जिसके कारण तीनों ही सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फेलियर झेलना पड़ा। पहले जो कंपनी ऑफिशियल्स ने इन सिस्टम्स को लाया था, उन्हें लगा था कि इसके बाद फार्मर्स रिच हो जाएंगे और वो ज़्यादा रेवेन्यू पे कर पाएंगे कंपनी को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो इंडिया में फार्मिंग की हालत थी वो काफ़ी बिगड़ गई और फार्मर्स अपने लैंड्स छोड़कर या बेचकर दूसरी जगहों पर माइग्रेट करने लगे। क्रॉप्स फॉर यूरोप। The British also realized that countryside could not only yield revenue, it could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Opium एक हम कह सकते हैं ड्रग होता है और इंडिगो कलर प्रोवाइड करने के काम आता है क्लोथ्स में। In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops. Jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो प्रेजेंट एग्रीकल्चरल सिनारियो है उसे डेवलप करने में ब्रिटिश का कितना बड़ा हाथ रहा था। इन्होंने ऐसे प्लांटेशंस डेवलप करने के सोचे जो कि इन स्टेट्स में स्पेसिफिक क्रॉप्स ग्रो कर सकें। How was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. Does color have a history? यहाँ पर इंडिगो की बात की गई है। Figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left shows a kalamkari print created by weavers in Andhra Pradesh in India. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. There is one thing common in the two prints. Both use a rich blue color commonly known as indigo. इंडिगो एक काफ़ी रिच कलर होता था, ये जल्दी ख़राब नहीं होता था और ये काफ़ी बेहतरीन कलर देने को प्रोवाइड करता था क्लोथ्स में। इंडिगो की डिमांड हमेशा से ही दुनिया में रही है क्योंकि इंडिया, हम कह सकते हैं, उस समय इंडिगो का इकलौता सप्लायर हुआ करता था काफ़ी सालों तक। इंडिया से जाने वाला इंडिगो बेस्ट क्वालिटी का इंडिगो माना जाता था और इससे डाई किए हुए क्लोथ्स बेस्ट क्वालिटी के हुआ करते थे और ये क्लोथ्स के कलर्स कभी खराब भी नहीं होते थे। The blue that you see in these prints were produced from a plant called indigo. It is likely that the blue dye used in Morris prints in 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. For India was the biggest supplier of indigo in the world at that time. India उस समय इंडिगो का दुनिया को सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था। Why the demand for Indian indigo? The indigo plant grows primarily in the tropics. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, फ्रांस एंड ब्रिटेन टू डाई क्लोथ्स। तो यूरोप के जो मेजर पावर्स थे उस समय के, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, इनके जो डाई करने वाले लोग थे उनके यहाँ इंडिगो का यूज किया जा रहा था जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता था। However, only a small amount of Indian indigo reached the European market and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, woad was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France and in parts of Germany and Britain. तो ये जो woad plant था इसे एक cheap alternative की तरह माना जा सकता है इंडिगो का। Worried by the competition from indigo, woad producers in Europe pressurized their governments to ban the import of indigo. Cloth dyers, however, preferred indigo as a dye. Indigo produced a rich blue color, जैसा मैंने आपको बताया, whereas the dye from woad was pale and dull. By the 17th century, European cloth producers persuaded the government to relax the ban on indigo import. तो उस समय woad के producers ने पहले इंडिगो पर बैन लगवा दिया था, लेकिन जैसे जैसे क्लोथ प्रोड्यूसर्स ने देखा कि इंडिगो का कलर काफ़ी ब्राइट होता है और काफ़ी अच्छा होता है जबकि वोड डल और पेल होता है, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला कि इंडिगो के जो इंपोर्ट पर बैन लगी हुई है उसे लूज किया जाए। The French began cultivating indigo in Saint Domingo in Caribbean islands and Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. ये सारी कॉलोनीज थी साउथ अमेरिका में
इन यूरोपियन पावर्स की। इन कॉलोनीज में इन्होंने इंडिगो के प्रोडक्शन को शुरू किया। इंडिगो प्लांटेशंस आल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। By the end of 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रिटेन में ही सबसे पहले शुरू हुआ था और उसके बाद इंडियन इंडिगो की डिमांड और ज़्यादा ऊपर चली गई थी। And its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyes in Britain now desperately looked for new source of indigo supply. यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि अमेरिका के काफ़ी सारे हिस्सों में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे, जिसके कारण जो एग्जिस्टिंग इंडिगो प्रोडक्शन था अमेरिका का वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गया था। आप अगर देखेंगे तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसी समय लड़ी गई थी और उसी समय अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी ब्रिटेन से। इसके साथ ही वहाँ कई और स्पेनिश कॉलोनीज में भी ऐसे रिवोल्यूशंस देखने को मिले थे, जिसके कारण इंडिगो के प्रोडक्शन हाफ हो गए थे उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इसी के कारण इंडिया से इंपोर्ट होने वाला इंडिगो का डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। फेस्ड with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788, only about 30% of the indigo imported into Britain was from India. तो ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो इंपोर्ट किया जा रहा था 1788 में, ये 30% था इंडियन इंडिगो ही। By 1810, the proportion had gone up to 95%. तो जैसा आपने देखा कि ऊपर रिवोल्यूशंस के कारण जो अमेरिकन कॉलोनीज में उगने वाली इंडिगो थी वो काफ़ी कम हो गई थी और इसीलिए ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो इंपोर्ट किया जा रहा था उसका 95% इंडिया से ही होता था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Over the years, many company officials left their job to look after their indigo business. Attracted by prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at the time. तो कंपनी और बैंक्स ने भी प्रमोट किया इंडिगो के ऐसे प्लांटेशंस को और कई लोगों ने अपने कंपनी के जॉब्स छोड़कर ऐसे इंडिगो प्लांटेशंस खोलने का फैसला लिया। यहाँ हमें द स्लेव रिवॉल्ट ऑफ सेंट डोमिंगो 1791 देख सकते हैं। सेंट डोमिंगो एक कॉलोनी थी फ्रांस की करीबियन आइलैंड्स में। तो यहाँ पर इंडिया है, यहाँ यूरोप है, अगर आप देखेंगे तो और आगे जाकर अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट देखने को मिला था उस समय में, जिसके कारण जो इंडिगो वहाँ से आता था उसकी जो सप्लाई होती थी यूरोप को वो काफ़ी कम हो गई थी। इसी के कारण इंडिया से जाने वाला इंडिगो का जो परसेंटेज था आपने देखा कितना ज़्यादा बढ़ गया था। How was indigo cultivated? There were two main systems of indigo cultivation, Nij and Roti. Within the system of Nij, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers. तो निज का मतलब, निज एक हिंदी वर्ड है जिससे आप समझ सकते हैं निज मतलब अपना। यहाँ अपने लैंड पर ही कल्टीवेशन करता था वो। ये लैंड आइदर रेंटेड होता था या फिर उसने खरीदी होती थी और यहाँ वो दूसरे लेबरर्स को एम्प्लॉय करता था कल्टीवेशन करने के लिए। द प्रॉब्लम विथ निज कल्टीवेशन, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, क्योंकि उसका अपना एरिया था वो। Indigo could be cultivated only on fertile lands and these were all already densely populated. Only small plots of scattered over the landscape could be acquired. Planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantations. Where could they get such land from? They attempted to lease the land around the indigo factory and evict the peasants from the area. But this always led to conflicts and tensions. इंडिगो के प्लांटेशन कल्टीवेशन के लिए, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में और डिटेल में पढ़ेंगे, किसी भी प्लांटेशन के लिए काफ़ी बड़ा लैंड एरिया साथ में चाहिए होता है, लेकिन इंडिगो काफ़ी फर्टाइल लैंड डिमांड करता था और ऐसा लैंड मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता था उस समय की इंडिया में, क्योंकि वो एरियाज पहले से ही डेंसली कल्टिवेटेड होते थे। तो ट्रेडर्स कोशिश करते थे कि फैक्ट्री के आसपास के रीजन्स में जितने भी ऑलरेडी पेजेंट्स थे उन्हें हटा दिया जाए और वहाँ इंडिगो प्लांटेशंस बना दिया जाए। लेकिन इस सिस्टम में काफ़ी गड़बड़ी थी, क्योंकि वहाँ से इतने सारे लोगों को हटाने में टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। Nor was labor easy to mobilize. A large plantation required a vast number of hands to operate, and labor was particularly
was needed precisely at time when peasants were usually busy with their rice cultivation. तो जिस समय राइस की कल्टीवेशन होती थी उसी समय इंडिगो प्लांटेशंस में भी लेबर की ज़रूरत होती थी, जिसके कारण लेबर शॉर्टेजेस देखने को मिलते थे. Niche cultivation on a large scale also required many plows and bullocks. 1 bigha of indigo cultivation required 2 plows. This meant that a planter with 1000 bighas would need 2000 plows. Investing on purchase and maintenance of plows was a big problem. Nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on rice fields, again exactly at the time that the indigo planters needed them. तो इंडिगो और राइस की कल्टीवेशन काफ़ी सिमिलर पैटर्न फॉलो करती है और इसीलिए उस समय ऐसे प्लोज भी मिल पाना काफ़ी मुश्किल होता था. और बीघा के बारे में यहाँ दिया गया है. बीघा एक मेजरमेंट ऑफ लैंड था. ब्रिटिश रूल के पहले ये एरिया वेरी करता था और बंगाल में ब्रिटिश ने स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया था इस बीघा के एरिया को 1/3 ऑफ एन एकड़ के बराबर. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. Less than 25% of the land producing indigo was under this system. The rest was under an alternative mode of cultivation, the roti system. अब हम लोग पढ़ेंगे रेओटी सिस्टम में कैसे इंडिगो को कल्टीवेट किया जाता था, क्योंकि निज में तो काफ़ी सारी दिक्कतें हमें देखने को मिली. Under the roti system, the planters forced the ryots to sign a contract, an agreement, सट्टा. सट्टा एक वर्ड है जो कि आज भी यूज़ किया जाता है किसी भी जगह पर, मतलब गैम्बलिंग के लिए. तो ऐसे ही अग्रीमेंट को सट्टा कहा जाता था जो कि रोट्स के साथ साइन होता था. At times they pressurized the village headmen to sign the contract on behalf of the ryots. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo, but the loan committed the ryot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. तो प्लांटर्स ने लोन्स देना शुरू कर दिया था रियोट्स को, जो कि इंडिपेंडेंट पेजेंट्स होते थे, लेकिन उन लोन्स के बदले 25% ऑफ लैंड सिर्फ इंडिगो उगाने के काम में लाना पड़ता था. The planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and looked after the crop. यहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होता है इसके बारे में दिया गया है और इंडिगो फैक्ट्री की जगह यहाँ पर दी गई है. पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं. When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the ryot and the cycle started all over again. Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended. वो एक debt trap में फंसकर रह जाते थे. There were other problems too. The planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants preferred to cultivate rice. फिर से हमें वही दिक्कत देखने को मिलती है कि राइस और इंडिगो सेम टाइम पर उगता है, इसीलिए जो प्लांटर्स चाहते थे कि प्लांटेशन जो हो इंडिगो की वो बेस्ट सॉइल में हो, जबकि रियोट्स मानते थे कि वो लैंड राइस के प्रोडक्शन में यूज होनी चाहिए. Indigo, moreover, had deep roots and it exhausted the soil rapidly. After an indigo harvest, the land could not be sown with rice. ये हम आज के भी कई सारे क्रॉप्स में देख सकते हैं कि जो ऐसा ही इंडिगो भी एक क्रॉप था जिसके रूट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेते थे सॉइल से, जिसके कारण राइस का प्रोडक्शन मुश्किल हो जाता था. यहाँ पर इंडिगो फैक्ट्री के बारे में दिया गया है. द इंडिगो विलेजेस वर यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्रीज ओन्ड बाय द प्लांटर्स. After harvest, the indigo plant was taken to vats in the indigo factory. 3 or 4 vats were needed to manufacture the dye. Each vat had a separate function. The leaves stripped off the indigo plant were first soaked in warm water in a vat known as fermenting or steeper vat for several hours. When the plants fermented, the liquid began to boil and bubble. Now the rotten leaves were taken out and the liquid drained into another vat that was placed just below the first vat. The second vat, known as beater vat, the solution was continuously stirred and beaten with paddles. When the liquid gradually turned green and then blue, lime waters were added to the vat. Gradually the indigo separated out in flakes. A muddy sediment settled at the bottom of the vat and clear liquid rose to the surface. The indigo was drained off and the sediment, the indigo pulp, transferred to another vat known as settling vat and then pressed and dried for sale. इस तरह से इंडिगो के प्रोडक्शन के बारे में भी आपकी बुक में दिया गया है. ये प्रोसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इन्हें इस बार देख लें कि किस तरह से एग्जैक्टली इंडिगो प्रोड्यूस होता था. द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर.
In March 1859, thousands of ryots in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, ryots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories, armed with swords and spears, bows and arrows. Women turned up to fight with pots, pans and kitchen implements. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिगो प्लांटर्स के जो ऑपरेशन होता था उसके खिलाफ आखिरकार लोगों ने रिवॉल्ट किया. Those who worked for planters were socially boycotted and the Gomasthas, agent of planters who came to collect rents, were beaten up. तो ये टर्म आप याद रखिए कि गोमस्था वो लोग थे जो कि एजेंट्स हुआ करते थे प्लांटर्स के और वो लोग रेंट कलेक्ट करने आते थे विलेजेस में. Riots swore they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by planters' lathiels, the lathi wielding strongmen maintained by the planters. तो ये भी आप टर्म याद रखें कि लाठियल्स ऐसे लोग होते थे जो कि लाठी मतलब रखते थे अपने पास और प्लांटर्स के लिए काम करते थे और जो रियॉट्स होते थे उन्हें पीटा करते थे अगर वो लोग लोन सही समय पर नहीं चुकाते थे. Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them the power to rebel? Clearly, the Indigo system was intensely oppressive, but those who are oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. In 1859, the Indigo riots felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters. तो आखिर क्या कारण था जिसके कारण इसी समय इन्हीं लोगों ने ऐसा रिवॉल्ट किया? इसका एक मेजर कारण यहाँ पर लाइन से दिया गया है कि इंडिगो रियॉट्स को समय लगा कि जमींदार और विलेज हेडमैन भी उनके साथ हैं. In many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with lathiels. In other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters. तो न सिर्फ रियॉट्स को ऑप्रेस किया था इस सिस्टम ने बल्कि जमींदार और विलेज हेडमैन को भी काफ़ी इसके अंडर ऑपरेशन झेलने को पड़ा था. इसीलिए वो लोगों ने भी रियॉट्स की मदद की थी ऐसे रिवॉल्यूशन को करने में. The zamindars were unhappy with the increasing power of planters and angry at being forced by the planters to give them land on long leases. The indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government was particularly worried about the possibility of another popular rebellion. When the news spread of a simmering revolt in the indigo districts, the Lieutenant General toured the region in the winter of 1859. 1857 के रिवॉल्ट के बारे में हम लोग एक आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. तो 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई थी कि ऐसे रिवॉल्ट्स फिर से न हो जाए इंडिया में. इसीलिए लोगों को लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बार रिवॉल्ट्स को सपोर्ट करेगी उनके कॉज में, उनके रेबेलियन में, और उन्हें थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम दिलवाएगी प्लांटर्स से. ऐसा हुआ भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विंटर में 1859 के विंटर में इन एरियाज को विजिट किया. The Riots saw the tour as a sign of government sympathy for their plight. When the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that Riots would not be compelled to accept indigo contracts, word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. तो क्या हुआ कि यहाँ पर एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया था कि कंपेल नहीं किया जा सकता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और वहां के लोगों ने ऐसी खबर फैला दी कि क्वीन विक्टोरिया ने ऐसा कहा है कि इंडिगो को सोन नहीं करना है. क्वीन विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की मॉनार्क हुआ करती थी. Eden was trying to placate the peasants and control an explosive situation, but his actions was read as support for the rebellion. तो यहाँ एडन चाहते थे कि वो पैसिफाई कर दें, शांत कर दें पेजेंट्स को कुछ समय के लिए, लेकिन उनके एक्शंस को रेबेलियन के सपोर्ट में माना गया. As the rebellion spread, the intellectuals from Calcutta rushed to indigo districts. They wrote of the misery of riots, the tyranny of planters, and the horrors of the indigo system. Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. गवर्नमेंट ने भी एक्शंस लिए. उन्होंने पहले तो मिलिट्री को भेजा ऐसे प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्होंने एक इंडिगो कमीशन सेटअप किया इंडिगो प्लांटेशन की ये जो सिस्टम थी उसके बारे में पता लगाने को. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive methods they used with indigo cultivators. It declared that indigo production was not profitable for riots. The commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but also told them they could refuse to produce indigo in the future. उस कमीशन ने प्लांटर्स को गिल्टी पाया और रियॉट्स को कहा कि वो अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर लें और उसके बाद उन्हें फ्यूचर में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मानने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर एक डाला गया है हर्षदी मुल्ला का स्टोरी, आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो.
यहाँ पर उनका एक कन्वर्सेशन दिया गया है WS सेटन कार, जो कि इंडिगो कमीशन के प्रेसिडेंट थे, उनके साथ। आर यू विलिंग टू सो इंडिगो एंड इफ नॉट व्हाट फ्रेश टर्म्स वुड यू बी विलिंग टू डू इट। हस्दी मुल्ला ने कहा, आई एम नॉट विलिंग टू सो एंड आई डोंट नो दैट एनी फ्रेश टर्म्स वुड सेटिस्फाई मी। मिस्टर सेल ने कहा, वुड यू नॉट बी विलिंग टू सो एट ₹1 अ बंडल। हस्दी मुल्ला ने कहा, नो आई वुड नॉट, रादर देन सो इंडिगो आई वुड गो टू अनदर कंट्री, आई वुड रेदर बेग देन सो इंडिगो। उन्होंने कहा कि भीख मांगना बेहतर है ऐसे इंडिगो प्लांटेशन को करने से। After the revolt, indigo production collapsed in Bengal, but the planters now shifted their operation to Bihar. With the discovery of synthetic dyes in late 19th century, their business was severely affected, but yet they managed to expand production. When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of Champaran movement against the indigo planters. अभी कुछ सालों पहले ही उसके 100 साल मनाए गए थे और चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के तो जैसा हम देखें कि बंगाल के रिवॉल्ट के बाद प्लांटर्स बिहार में मूव कर गए थे। बाद में जब महात्मा गांधी वापस आए अपने साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने ऐसे चंपारण के इंडिगो प्लांटर्स के लिए एक रिवॉल्ट कराया। इसके बारे में आप लोग आगे भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद वही एल्सवेयर की स्टोरी आती है, वेस्ट इंडीज़ में कैसे इंडिगो बनाया गया था। फ्रेंच मिशनरी जीन बैप्टिस्ट लोबार्ट ने कैरिबियन आइलैंड्स गए और एक्सटेंसिवली लिखा था उस जगह के बारे में। The image shows all the stages of indigo production in the French slave plantations of the region. You can see the slave workers putting the indigo plant into the settler vat in the left. तो जैसा हमें पिछले स्टोरी में कैसे इंडिगो का प्रोडक्शन होता है वहाँ बताया गया था, वैसे ही इस पिक्चर के थ्रू भी ये समझाया गया है कि कैसे इंडिगो का प्लांटेशन फ्रांस अपनी कॉलोनीज में करता था। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू।